91 सीटों पर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर वोटिंग जारी है और 11 बजे का आंकड़ा भी अब सामने आ गया है। नागालैंड में 41% मतदान हो चुका है, जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। मेघालय में 27% है, थोड़ा औसत मतदान चल रहा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, जहां पर विधानसभा सीट के लिए भी, विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं, 27.5% मतदान हुआ है। तेलंगाना में थोड़ा सुस्त दिख रही है रफ्तार, 22.84%, जबकि मिजोरम में लगभग 30% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, 38% से भी ज्यादा मतदान, जबकि मणिपुर में 35% मतदाताओं ने अपने मत का इजहार किया है। ये सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बता देता हूं। नागालैंड में 41% मतदान हुआ है। तो अब तक कहां कितना वोट पड़ा? 11 बजे तक नागालैंड में 41% वोट पड़ गए हैं, जबकि बाकी राज्यों के भी आंकड़े हम आपको लगातार बताते रहेंगे। शरद, उत्साहित करने वाले आंकड़े हैं ये जी। खास तौर से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पूरा कैंपेन चलाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने रोप इन किया और ये एक अच्छा ट्रेंड है। लोग अपना मन जाहिर कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूर्वोत्तर में खास तौर से अधिकतर 70 से 80% तक मतदान होता रहा है। पर नागालैंड बहुत आगे निकल गया है। मेघालय, अरुणाचल, बाकी जगह की बात करें, नागालैंड में तो 40 से आंकड़ा पार कर गया है, बाकी जगह अभी 30 का आंकड़ा नहीं छुआ है। दरअसल दोपहर के बाद जिस तरीके की गर्मी होती तो लोग चाहते हैं कि उससे पहले गर्मी, धूप तेज होने से पहले ही अधिकतर मतदान कर लें। और इलेक्शन कमीशन का एक नारा भी है। और यहां पर एक बड़ा आंकड़ा, और मैं चाहूंगा कि दोबारा से उसे फ्लैश किया जाए। पश्चिम बंगाल में 38% मतदान हो चुका है। बीजेपी वहां पर ताल ठोक रही है। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली मेरे साथ आ गए। पश्चिम बंगाल का ये आंकड़ा क्या कह रहा है राजीव? देखिए, देश की पश्चिम बंगाल की जनता जानती है किस तरीके के हालातों से वो गुजर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता अपने ही प्रदेश के अंदर, ऐसा लगता है उनको हम दूसरे देश में रह रहे हैं, जिस तरीके का माहौल ममता जी द्वारा बनाया गया है। अब वोटिंग, अब दोनों तरफ से ताल ठोकी जाएगी ना। आप कहेंगे कि हमारे पक्ष में वोट डल रहे हैं, ममता कहेंगी मेरे पक्ष में वोट डल रहे हैं। ममता जी ने अपने पक्ष और वोट प्रतिशत काफी उत्साहित करने वाला है। ममता जी का वोट परसेंटेज कहां से आता है और ममता जी अपने वोट किस वोटर को बार बार आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, वो प्रदेश पश्चिम बंगाल की जनता बहुत बेहतर जानती है। हो सकता है वो वोटर की संख्या अगर बढ़ी होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर वही नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। हम वो नैरेटिव क्रिएट नहीं करने देना चाहते। चुनाव का वक्त है, वोटर अपने विवेक से वोटिंग करें। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए मतदाताओं से समझदारी से वोट करने की अपील की है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने राफेल, 15 लाख, रोजगार का मुद्दा उठाते हुए लोगों से समझदारी से वोट डालने की अपील की है। कहा है 2 करोड़ रोजगार नहीं, बैंक खाते में 15 लाख नहीं, अच्छे दिन नहीं, मिला क्या, कोई नौकरी नहीं, नोटबंदी, किसान परेशान हैं, गब्बर सिंह टैक्स, सूट बूट सरकार, राफेल, झूठ झूठ झूठ, अविश्वास, हिंसा, नफरत, डर। आज आप भारत की आत्मा के लिए वोट देने जा रहे हैं, उसके भविष्य के लिए समझदारी से मतदान करें। राजीव, रिस्पॉन्स? देखिए, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी ने कहा कि समझदारी से वोट करें। कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश में ही कहा था कि समझदारी से वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाएं। मुसलमानों से तो खास तौर पे आग्रह किया था उन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, भारतीय जनता पार्टी को हराएं। अब आप ये बात समझने वाली है कि अगर ये राहुल गांधी जी की कभी आपके मुख्यमंत्री भी तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम बजरंगबली के साथ, बाकी अली के साथ। जब ये तो दोनों तरफ से खेल हो रहा है। जब आप आग्रही मुसलमानों से कर रहे हैं, चाहे वो देश में कर रहे हो, चाहे ममता माया जी कर रही हो, राहुल गांधी आचार संहिता की तो सब धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं, लातूर में जाकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बालाकोट
के नाम पे वोट दे दें। नाम पर वोट दे दी मैं जाए। तो केवल एक बात बोलता हूं, देश के सैनिकों का सम्मान, देश की जनता का सम्मान। अरे आप कहीं तो बोलिए राष्ट्रवाद। चुनाव आयोग का सम्मान नहीं, चुनाव आयोग भी तो कह रहा है। आप कहीं तो बोलिए अपने सैनिकों के लिए आयोग का बोलिए। कहना है कि सैनिकों के नाम पे वोट नहीं मांगी। सुनिए, सैनिकों के लिए बोलिए, देश के लिए बोलिए, बोलिए कि क्यों नहीं बोलते आप? अब बोलिए सभी को जातियां। दरअसल है क्या, मैं दर्शकों को थोड़ा समझा दूं। एक मिनट, राजीव बोल के दिखाइए ये लोग। नहीं बोल सकते ये लोग। ये बोलेंगे मुसलमान वोट करें, हम कहते हैं जातियों के आधार पर ना वोट। हमारी जो आचार संहिता है, दरअसल ये एक पंचायत के तौर पर सारे राजनीतिक दल बैठे एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना दिया। ना इसमें कोई सजा का प्रावधान है, ना इसमें कोई आप पर पिनल क्लॉजेस लग सकते हैं। बस मर्यादाएं टूटती जाती हैं, चुनाव आयोग खामोश बैठा रह जाता है। ये भी एक हकीकत है। इस बीच आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बालियान ने बुर्के वाली महिलाओं पर फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए हैं। न्यूज़ 24 ने उनसे खास बात की, सुनिए। संजीव बालियान मेरे साथ हैं इस समय, जगह जगह पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। कई जगह कंप्लेंट आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं वोट कटा है, कुछ लोग अलग अलग बातें करते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि शायद स्थिति में कुछ कोशिश की गई है वोट काटने की या हालात को करने की? भाई देखिए, कुछ समस्याएं रहती हैं, हम भी कर रहे हैं। बहुत जगह चेहरे चेक नहीं हो रहे, बुरके वाले का तो कोई उठा नहीं रहा, जबकि फर्जी पोलिंग हो रही है। इस बात से चूंकि चेहरा छुपा के फर्जी पोलिंग हो सकती है, तो ये समस्याएं मुझे भी फेस करनी पड़ रही है। लेकिन क्या करें, लड़ रहे हैं सिस्टम के साथ। क्या आपने चुनाव आयोग में इस बात मैंने शिकायत की है, मैंने शिकायत की है कि बिना चेहरा देखे वोट डल रही है महिलाओं के, बुरके विशेषकर। तो ये तमाम मुस्लिम इलाके जो हैं वहाँ पर इस प्रकार की वोटिंग ये वही समस्या है। हिंदुओं में तो चेहरा खुला करके जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अच्छा, तो आपको कहना है कि शायद वो फर्जी वोटिंग हो सकती है उसमें? जब 40% होगी और वो जगह 20%, तो क्या कहूंगा? और क्यों चेहरा नहीं दिखाएगा? जब अगर महिला कर्मचारी बैठी है और चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है दोस्त? यानी साफ है कि फिलहाल अब बुरखे के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि जितनी भी जगह पर अब बुरका पहन के महिलाएं वोट करने जा रही हैं, संजीव बालियान कहना है कि शायद वो फर्जी वोटिंग भी हो सकती है। कैमरामैन संजय राउत के साथ फरूल सिन्हा, न्यूज़ 24 मुजफ्फरनगर। यूसुफ अंसारी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। संजीव बालियान ने, जो भी आपके रिपोर्टर ने बोला कि शायद फर्जी पोलिंग हो सकती है, ऐसा नहीं। संजीव बालियान ने साफ साफ कहा कि फर्जी पोलिंग हो रही है, और जो बुरखा पहन के जा रहे हैं वो औरतें वो मुंह नहीं दिखा रही हैं। एकदम गलत बात है। चुनाव आयोग की जो वोट डलवाने की प्रक्रिया है उसमें ये बात शामिल है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपका आइडेंटिटी चेक होगी। मैं खुद अभी वोट डालने आया हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ वोट डालने गया था, और ये वो पोलिंग एजेंट जो होते हैं, वो जो वोट की पर्ची आती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके साथ बाकायदा अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटिंग ID कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है वो बाकायदा चेक करते हैं, उसके बाद वोट डालने दिया जाता है। तो अगर उसके राजीव जी प्लीज, तो आप ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं यूसुफ जी। मैं ये बात कह रहा हूं, अगर वोट डालेंगे, मैं आप बुरका पहन के आधार कार्ड ले जाइए, मैं मर्द में बुरखा नहीं पहनता हूं। यही बात वो उठा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास उठा रहे हैं। भाई मेरा इसमें कुछ और कहना ये है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। संजीव बालियान मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, और अगर मंत्री चुनाव आयोग की आचार संहिता पर सवाल उठाते हैं तो बाकी लोगों को आप क्या कहेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मुजफ्फरनगर से सटे मेरठ में मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता भी मौजूद हैं। वहां का हाल क्या है, वहां पर कौन से मुद्दों पर वोट डाली जा रही है, प्रशांत से जानेंगे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के उम्मीदवार बुर्का नशी औरतों पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर से सटे मेरठ में भी आपको लिए चलते हैं, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता। प्रशांत, किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं मेरठ में? देखिए, मैं आपको मेरठ का बताऊं संदीप, मैं इस समय जहां पे खड़ा हुआ हूं, ये एक ऐसा पोलिंग सेंटर है जहां पर हर वर्ग का वोटर है। यहाँ पे क्या मुसलमान, क्या बनिया, क्या ब्राह्मण, क्या ठाकुर, क्या पंजाबी, जैनी, सब कोई है यहाँ पर। और सुबह से लोगों में जबरदस्त उत्साह है। महिलाएं हैं, घर से निकल कर आई हैं, बुजुर्ग हैं, महिला आप लोग निकल कर आई हैं। क्या ध्यान में रख के वोट डाला और क्या अपील करेंगी देश से? हम मोदी को वोट देंगे, उन्हें सब अच्छा काम कर रहे हैं, और नवरात्रे भी चल रहे हैं। माँ लक्ष्मी का फूल होता है, इसलिए फूल को मोहर लगाएंगे, अपना जिताएंगे, मोदी को जिताएंगे। आपने क्या, महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, कैसा रहा, क्या 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 सोच के वोट डाला? सालों में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने 5 सालों में कर दिखाया। वो सबसे अनुरोध करेंगे कि आके वोट दें। स्थानीय मुद्दे क्या है यहाँ पर, क्या लगता है आपको, स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे यहाँ कुछ नहीं, राजेंद्र जी ने भी बहुत काम किया है यहाँ पे। अब लोगों के बड़े बड़े हाईवे पास सब करवा दिए हैं। लोगों में बहुत आक्रोश है यहाँ पे वोट डालने का, और इतनी गर्मी में भी सब लाइन में लगे पड़े हैं वोट डालने के लिए। लाइन में लगे हुए हैं सब लोग। तो लोग अपने मुद्दे बता रहे हैं। मेरठ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे। मुद्दों पर आगे भी चर्चा करेंगे। तो देश के 18 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो रही है, और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं।
गाजियाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिहार के गया की, महाराष्ट्र से भी नागपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नितिन गडकरी ताल ठोक रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे और गति पकड़ रहा है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत जो आ रही है, गर्मी, आसमानी जो पारा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो अगले 2-3 घंटों में थोड़ी हमें सुस्ती देखने को मिलेगी। यूसुफ, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो अभी टाइम हो रहा है करीब 12:15 बजे हैं, तो 12:15 से लेकर 3-4 बजे तक थोड़ा सा मतदान धीमा रहेगा। 4 बजे के बाद फिर पोलिंग बूथ पे एक लंबी लाइन नजर आएंगी, क्योंकि उस वक्त तक गर्मी ढलान पे होगी और लोगों की कोशिश होगी कि 6 बजे मतदान का वक्त खत्म होने से पहले पहले वो वोट कर लें, जैसे अभी। और शायद यही वजह है चंद्रबाबू नायडू शरद वो मांग कर रहे हैं कि समय सीमा थोड़ी बढ़ा दी जाए। जी, मैं अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से घूम के आया हूँ करीब 1 सप्ताह। वहाँ पे सुबह 10-11 बजे के बाद पारा 40 से ऊपर निकल जाता है और 4 बजे के बाद ही थोड़ा सा मामला ऐसा होता है कि जब आप घर से बाहर निकल सके। तो 11-12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले ये 4 घंटे सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ठप रहती हैं। तो इसलिए सारा प्रचार वहाँ 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता था और सुबह 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक। और वोटिंग तो लेकिन उसके लिए तो रात को 10 बजे तक पॉसिबल नहीं है और सुबह 7 बजे से पहले पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए वोटिंग तो दोपहर में ही होनी है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ 2 जगह मतदान होना है। उनको मतदाताओं को न सिर्फ लोकसभा के लिए वोट देना है, विधानसभा के लिए भी। हाँ। तो पर पर्सन टाइम वोट मतदान करने के लिए ज्यादा चाहिए। जी, एक लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ईटापल्ली पोलिंग बूथ के पास आईडी ब्लास्ट हुआ है। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। नक्सलियों ने ये आईडी ब्लास्ट किया है और मेरे सहयोगी हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ विनोद जगदाले इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ से ये खबर आ रही थी, वहां पर तो बीजेपी का एक विधायक मारा भी गया ब्लास्ट में, हमले में, नक्सली हमले में। अब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से ये खबर आ रही है, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, गढ़चिरौली के एटापल्ली जो इलाका है उससे कुछ दूरी पर कसलसुन नाम की पुलिस स्टेशन की जो हद है उसके बीच वाघेझरी नाम का ये पोलिंग बूथ था। वाघेझरी में थोड़ी देर पहले आईडी ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने। उस ब्लास्ट में फिलहाल कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर के लिए वहां पर पोलिंग रोक दी गई थी। संदीप, कल रात को भी वहां पर गढ़चिरौली में एक आईडी ब्लास्ट किया गया नक्सलियों द्वारा और उसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हो चुका था। फिलहाल वहां के पुलिस वालों का ये कहना है कि 3 बजे तक यहाँ पर वोटिंग जारी रहेगी। तो कुछ जगहों पर इस प्रकार से नक्सली जो है धमाका करते ही है, लेकिन पुलिस और जो अर्धसैनिक बल है वो पूरी तरह सतर्क है और लोग घरों से आए अपना वोट जरूर डालें। अब गढ़चिरौली में यहाँ पर वोटिंग होने वाली बस्तर इलाका, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के बाद अब गढ़चिरौली इलाका जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर चुनावी प्रक्रिया में खलल डालते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बूथ पर ईवीएम में कांग्रेस के सामने का बटन काम ना करने का आरोप लगाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने इस पर ट्वीट भी किया है। तो ईवीएम में खराबी की शिकायत की जा रही है। पुंछ में ईवीएम में काम नहीं कर रहा है कांग्रेस का बटन, ये आरोप उमर अब्दुल्ला लगा रहे हैं। उन्होंने इसका बाकायदा वीडियो भी ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या लिखते हैं? पुंछ में पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेस का बटन काम नहीं कर रहा। पुंछ में पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेस का बटन काम नहीं कर रहा है। और मेरे सहयोगी पंकज शर्मा जम्मू से मेरे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है ये, कांग्रेस का बटन काम नहीं कर रहा है, ट्वीट कर रहे हैं एनसी के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। पंकज जी बिल्कुल, देखिए पुंछ का शाहपुर का इलाका है ये। सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, लेकिन पुंछ में
करीब 10 बजे तक की अगर बात की जाए शाहपुर की, तो वहां पर एक बटन काम नहीं कर रहा था। खुद जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बताया है कि कांग्रेस का बटन जो है वो काम नहीं कर रहा था, बाकी सारे बटन काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस का बटन काम नहीं कर रहा है। तो लोगों में गुस्सा भी है, जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उनमें गुस्सा भी है। अभी हाल ही में आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया है, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जितनी भी वहां पर इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए, वहां पर यह कहा गया है कि हमने मशीन को वहां पर नई मशीन को लाया है वहां पर। अभी फिलहाल जो है सभी बटन काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं चलिए, तो जो दिक्कत आ रही थी उसे दुरुस्त कर दिया गया है, अब सभी बटन काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या था वहां पर, लोग क्या कह रहे हैं, ये भी सुनवा देता हूं आपको। काम नहीं कर रहा है, एक बटन काम नहीं कर रहा है, तो हम मतलब कौन सा बटन नहीं काम कर रहा? बटन नंबर 4 काम नहीं कर रहा, हाथ वाला नहीं कर रहा, बटन नंबर 4 हाथ वाला नहीं काम कर रहा है। अब उसके तो अब इस समस्या को दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। फिर से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की है। 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, 8 की 8 बीजेपी के खाते में गई थी पिछली दफा, 2014 की बात करें। हमने बिहार की भी चर्चा की है, बिहार में 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, 3 एनडीए के खाते में गई थी और उस वक्त एनडीए का जेडीयू हिस्सा नहीं हुआ करती थी। उत्तराखंड की मैं बात करना चाहूंगा, राजीव जेटली। उत्तराखंड में 5 सीटें थी, पांचों की पांचों बीजेपी के खाते में गई और अब वहां 5 सीटों पर आज ही मतदान हो रहा है। उत्तराखंड में किन मुद्दों की गूंज सुनाई देती है? देखिए, पूरे देश के अंदर मुद्दा एक ही है। मुद्दा यही है कि देश के प्रधानमंत्री जो डिलीवर कर रहे हैं ईमानदारी से, देश के प्रधानमंत्री जो प्रतिबद्ध हैं इस देश की सुरक्षा को लेकर के, देश के प्रधानमंत्री जो सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के सैनिकों को और किसानों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, मुद्दे हर जगह पर एक ही चल रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि एक तरफ ये मुद्दे हैं और दूसरी तरफ जो मुद्दे आ रहे हैं बड़े अजीब से निकल करके आ रहे हैं। मैनिफेस्टो भी उठा के देख लीजिए, महिलाओं के ऊपर शरीयत कानून लागू रहेगा, ये मुद्दा है कांग्रेस का। महिलाओं पर, मुस्लिम महिलाओं पर शरीयत कानून जम्मू कश्मीर में लागू रहेगा, उसको हटने नहीं देंगे हम, ये मुद्दा है। देश से मतलब आपके अपने पुराने जो मुद्दे जो बैक बर्नर पर डाले हुए थे, इस बार वो सबसे बड़े मुद्दे हैं और उसमें पुट राष्ट्रवाद का है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समान आचार संहिता, 370, राम मंदिर, जिन मुद्दों पर कोई काम नहीं किया आपने, उन पे मुलम्मा उड़ाया जा रहा है राष्ट्रवाद का। एक तरफ बकायदा अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की जा रही है कि हम 370 नहीं हटने देंगे, 35 से नहीं हटने देंगे, हम देशद्रोह का कानून भी हटा देंगे, हम अफस्पा भी हटा देंगे, घोषणा की गई है, मैनिफेस्टो में बकायदा बताया गया है। और दूसरी तरफ यह बात रखी जा रही है, मैं अपने सैनिकों के हथियार छीनने नहीं दूंगा उन कांग्रेसियों को जिन्होंने कहा है अपने मैनिफेस्टो में। राधिका खेड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। राधिका, रिस्पॉन्ड कीजिए, सीधे आरोप है यहाँ पर राजीव जेटली के। बहुत अच्छी बात है राजीव जी, आप लोग भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता इतने ध्यान से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं, लेकिन अगर इतने ध्यान से आप लोगों ने खुद के किए हुए वादे, जो 125 संकल्प आपने 2014 में लिए थे, उनको ध्यान से पढ़ा होता। कहने का है कि आप 370 नहीं हटने देंगे, 35 से नहीं हटने देंगे, मुद्दा यही है ना। चर्चा तो इसी बात की हो रही है, हमने पढ़ा है बेहतर तरीके से। बीच में मत बोलिए राजीव जी, ये तरीका नहीं होता डिबेट करने का। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रही थी। बोलिए, नहीं छीनेंगे, सुनने की हिम्मत रखिए। अगर आपने काम किया है, आपको ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही जो आपका घमंड है, जो आप बीच बीच में चिल्ला रहे हैं, उसका आपको नतीजा आज वोटिंग से पहले फेज में ही मिलेगा। धमका दिया आपने, हमें मालूम है, आपने बोल दिया उन वोटरों को पूरी तरह से वोट डालिए। बीच में टोका टाकी नहीं। राजीव जेटली आपके पास आऊंगा मैं, बोलिए राधिका, आप बोलिए। 125 वादे, 125 संकल्प इन्होंने 2014 में लिए थे। किसने वो मैनिफेस्टो बनाया था? मुरली मनोहर जोशी जी ने। वही मुरली मनोहर जोशी जी जिन्होंने कहा 5 साल जब पूरे होने वाले थे कि उस छात्र को मैं क्या नंबर दूं जिसकी कॉपी ही खाली है। तो स्वयं जिस इंसान ने वो 125 संकल्प बनाए थे, उन्होंने ही बता दिया कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, उनके मार्गदर्शक ने ही बता दिया भाजपा ने कुछ नहीं किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि उनको जब इस बार का इनका संकल्प पत्र हुआ रिलीज, तो उनको बुलाया भी नहीं गया। खैर, इन्होंने बात करी 370, धारा 370 और अनुच्छेद 35A की। आपके पास 5 साल प्रचंड बहुमत थी। अरे आपने कहा है हम नहीं हटने देंगे, सीधा सीधी बात करिए ना। देश की जनता आप बोलिए, हमने कहा है वायदा कि हम नहीं हटने देंगे। सीधी सीधी बात है, 5 साल में आप बोलिए कि हम नहीं हटने देंगे, हम यही तो बात कर रहे हैं। और क्या बात कह रहे हैं? आपका मैनिफेस्टो बता रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो नहीं है। होगा तो मैं बोलती हूँ, वरना मैं चुप रहती हूँ। इस देश में सैनिकों के हथियार छीन लेंगे, देश से प्यार करने वालों को उठा के जेल में डाल देंगे। त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल में एफ्सपा किसने हटाया राजीव जेटली?
अरुणाचल की स्थिति और जम्मू कश्मीर की देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है आपका चैनल। अरुणाचल और जम्मू कश्मीर की स्थिति में कितना फर्क है। जम्मू कश्मीर में पत्थर उठा के हमारे सैनिकों पे मारा जाता है, और ये लोग कह रहे हैं मैं सैनिकों के हथियार भी छीन लेंगे, पत्थर मारने वाले पत्थर। ये चुनावी सभा नहीं है, चुनावी सभा नहीं है, चुनावी सभा नहीं है। एक मिनट सिर्फ मुझे स्क्रीन पर लाइए, मुझे स्क्रीन पर लाइए। देखिए ये लड़ाई तो होती रहेगी, राजनीतिक इसमें स्पिन दी जाएंगी। यहां पर यह भी बताना जरूरी है, ये एप्सपा की समीक्षा का सुझाव आया है लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा रिटायर्ड से, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स को लीड किया था। तो अब जनरल हुड्डा भी दरअसल देशद्रोही हो गए क्या, ये भी सवाल है। सवाल आगे पूछते रहेंगे, लेकिन यहां पर कुछ तस्वीरें, अच्छी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जम्मू कश्मीर का जिक्र हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंक को जवाब देते हुए पोलिंग बूथों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, और इसी दौरान एक वोटर ने जमकर डांस भी किया और लोकतंत्र के त्योहार की खुशियां मनाई। देखिए थोड़ी देर की। यूसुफ, बतौर पत्रकार आप कई बार कश्मीर गए हैं, ये बांदीपुरा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक नैरेटिव यहाँ पर यह भी था और एक आशंका जाहिर की जा रही थी, कश्मीर 20-30 साल पीछे धकेला तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर जो ये लंबी कतारें दिख रही हैं, ये दूसरी तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। ये देश में कश्मीरियों का विश्वास जगाने वाली तस्वीरें हैं, खुश करने वाली तस्वीरें हैं। एक नागरिक को, जो शेष भारत का नागरिक है, उसको ये देखकर खुशी होनी चाहिए कि कश्मीर में जमहूरियत का ये त्यौहार कितने खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि मैंने 2002 का जो सबसे कठिन चुनाव था, वो मैंने करीब 2 महीने पूरे रहकर वहाँ कवर किया, और कश्मीर और जम्मू दोनों हिस्सों में चप्पे चप्पे पर मैं वहाँ गया हूँ, और उस वक्त पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रही थी कुछ सीटों पर। लेकिन आज कहा यह भी जाता है कि मोदी की मस्कुलर अप्रोच जो है कश्मीर को लेकर, उससे कश्मीर छिटक रहा है। देखिए ये भी एक बात कही जा रही थी, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। ये जब से सब राजनीतिक आरोप हैं, और राजनीतिक आरोपों को के लिए राजनीतिक पार्टी को छोड़ देना चाहिए। मैं एक पत्रकार के नाते बात कर रहा हूँ। ये तस्वीरें दिल खुश कर देने वाली तस्वीरें हैं। इससे आम जनता का लोकतंत्र में, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा, और जिस खुशी से ये हमारा भाई, कश्मीरी भाई जो डांस करके लोकतंत्र, जमहूरियत का जश्न मना रहा है, और लोकतंत्र में चुनाव के दिन इस तरह का माहौल दिखाया, ये वाकई एक देश के लोकतंत्र में कश्मीरियों के विश्वास को नया आयाम देगा। जिन कश्मीरियों को बार बार पत्थरबाज कह के बदनाम किया जाता है, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाई जाती है, ये उस सोच को भी करारा तमाचा है। उस सोच को ये उन लोगों के लिए एक जवाब, ये उन लोगों को एक जवाब है, ये तस्वीर जो कहते हैं कि सब कश्मीर अलगाववादियों का ही गढ़ है, और कश्मीर की सभी चीज़ों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, कि आप कश्मीर न जाइए, कोई टूरिस्ट न जाए, कश्मीर की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये एक ऐसा इंक्लूसिव अप्रोच दिखाने की दिख रही है इस तस्वीर में, कि साहब वो भी लोकतंत्र में उनकी उतनी ही आस्था है जितनी किसी दूसरे भारतीय की। बिल्कुल, हमने कश्मीर की बात की, अब बिहार की बात करते हैं। हम ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं। बिहार में दोपहर 12 बजे तक की वोटिंग का परसेंटेज भी आ गया है। औरंगाबाद, 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। औरंगाबाद में दोपहर 12 बजे तक 25% वोटिंग हुई है, ये काफी कम है। गया में 23% वोटिंग है, नवादा में 27%, जबकि जमुई में 23% वोटिंग हो चुकी है। शरद, ये आंकड़ा इतना उत्साहित नहीं करता है जी। 12 बजे तक का आंकड़ा 25% पार करता नहीं दिख रहा है जी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जिस तरीके से गर्मी है, उसी तरीके से बिहार में भी है, दूसरी जगहों पे भी है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अगर वोटिंग ज़्यादा नहीं हो पा रही तो ये चिंता की बात है। खासतौर से इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से पूरे देश में मतदान बढ़ाने की अपील की थी, लोगों से कहा था कि आप जो लोकतंत्र का ये पर्व है चुनाव, इसमें भाग लें, और उसके बावजूद अगर बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है तो चिंता का विषय तो है, क्योंकि 1 बज रहा है। आप चिंतित ज़्यादा हैं कि राधिका खेड़ा ज़्यादा चिंतित हैं? दोनों से आपका मेरा सवाल है। राजीव, पहले आप, यहां पर सीधी फाइट है, एक महागठबंधन, मुकम्मल महागठबंधन वहां पर शक्ल अख्तियार कर गया। आपने भी अपना गठबंधन बना लिया, ये डायरेक्ट फाइट है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज चिंतित करती है क्या?
देखिए, हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, चिंतित करती है, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन ने एक अपील करी है जनता से कि सभी लोग बाहर निकलें और अपना मतदान करें। महागठबंधन ने भी अपील करी है, कांग्रेस ने भी करी है। वो अलग बात है कि इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को अपील करी है कि आप बाहर निकलें। अभी आप अपनी रिपोर्टिंग देखिएगा, थोड़ी देर पहले रिपोर्टिंग मेरठ से दिखाई जा रही थी। इसी से एक चीज़ उजागर हो जाती है कि आपके जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुसलमान भी हैं, यहाँ ब्राह्मण भी हैं, या ठाकुर भी हैं, या जाट भी हैं, यहाँ भी। अरे भाई, मुसलमान भी है तो फिर हिंदू भी है। ये क्या होता है कि यहाँ मुसलमान भी, वही कांग्रेस करे, मुसलमान वोट करे। पोलिंग परसेंटेज पूछिए आप इनसे। मायावती जी ने कहा मुसलमान वोट करें, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाए, और अगर वो बढ़ाए, इस पर बात हो चुकी है। आप जानबूझकर ये नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर बात हो चुकी है। बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ का क्या कहते हैं? चौधरी साहब, हम बजरंग बली के साथ, बाकी अली के साथ। जब कोई किसी के साथ नहीं करिए ना, किसी के साथ नहीं तो मुद्दों पर बात बजरंग बली भी होंगे ना। नहीं, मुद्दों पर बात करते हैं, होंगे ना। इसे हिंदू मुसलमान ना कीजिए। आपने हमने कहा ये त्योहार है। बताइए चौधरी साहब, जो आदमी अपील कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां अपील कर रही हैं सीधा, वो कहती हैं कि राधिका खेड़ा, आप ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर बन के वोट कीजिए, और मुसलमानों को कहते हैं आप एक तरफा वोट। राधिका खेड़ा, रिस्पॉन्ड कीजिए। देश में पिछले जी संदीप जी, पिछले 5 साल से यही तो ये देश झेल रहा है, जो ये संघ का चश्मा है। आप लोग मुसलमानों को बोलने दीजिए। एक मिनट, झूठ क्यों नहीं कर रहे? राजीव, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, 1 मिनट, बीच में टोकर टाकी राधिका खेड़ा। देश एकजुट, यही तो दिक्कत है संघ और भाजपा से। आपको मैंने वक्त दिया राजीव, दूसरों की टोकर टाकी नहीं। डेमोक्रेसी यही होती है कि सबकी आवाज सामने आए, पर ये चीज ये कभी समझ नहीं सकते और आवाज दबाते हैं। और खासकर जब ऐसी कोई महिला प्रवक्ता होगी तो और कूद कूद के बोलते हैं। चलिए, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं संदीप जी, कि ये लोग जिस तरीके से जिस चश्मे से ये देश को देखते आए हैं, जिस चश्मे से देख के ये देश को बांटते आए हैं, और ये अभी प्रवक्ता ने इनके सामने, हमारे देश के सामने बिल्कुल जाहिर भी कर दिया, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना। क्यों ऐसे नहीं, मैं ये नैरेटिव क्रिएट ही नहीं होने दूंगा। ये सिर्फ विजुअल्स दिखाइए। 1 मिनट। राधिका, सोनिया गांधी रायबरेली में अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ये रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, रायबरेली की ये तस्वीरें हैं। सोनिया गांधी अपना पर्चा भरेंगी। कुछ देर बाद बीजेपी की केंद्रीय मंत्री, फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी रायबरेली से सटे अमेठी में अपना पर्चा दाखिल करने वाली हैं। ये 2 भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इनको ट्रैक करेंगे।